नंदगांव का ये की पवित्र भूमि ब्रज के सर्किट में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देश और दुनिया का पर्यटक यहाँ आता है, नंद बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ के संस्कृति और यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के रंग, उन रंगों में अपने आप को रंगने आते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, कभी भी आपने मायूस करके भेजा नहीं है, कभी भी यहाँ आके थकान महसूस नहीं हुई। मुझे याद है आप सबके साथ जब मैं एमपी था, इस रास्ते को बनवाने के लिए हम लोग पदयात्रा पे निकले थे। तब भी मुझे ध्यान है कि मैं थकने तो लगा था, गोवर्धन से चल के आ रहे थे, लेकिन नंदगांव का जो पड़ाव था उसके बाद आप लोग जुड़ गए, फिर हमारी स्पीड और गति कोसी की तरफ बढ़ गई। उसी तरह से ये जो काफिला चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण करते हुए किसान दिवस के उपलक्ष्य में गांव-गांव निकल के आ रहा है, उसका यहाँ ठहराव नंदगांव में हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नंदगांव के हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और कुछ मेरे बगल में खड़े हैं, सब यहाँ हैं उपस्थित। आप सबके प्रयासों से संभव होगा। कम समय में आयोजन हुआ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नंदगांव के जनता को कहना चाहता हूँ कि जब जब मैं आया, मैं कुछ देने की स्थिति में नहीं था, कुछ लेके ही गया हूँ यहाँ से। आज मैं सांसद दोबारा राज्यसभा में हूँ और मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, या मैं कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ जैसा अभी राज्यपाल जी कह रहे थे, एक क्रीड़ा स्थल है जिसे शायद गांव के लोगों ने चिन्हित कर रखा है तो स्थान। तो जब ये चुनाव हो गए उसके पश्चात एक खुलासा मैं करना चाहता हूं कि मैंने शायद 2 मर्तबा उन्हें कहा है कि आप आइए दिल्ली और मौजूद लोगों को लेके आइए और एक प्रस्ताव दीजिए, मैं अपनी निधि से स्टेडियम का निर्माण वहां कराना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कोई नंदगांव का कोई करवाना नहीं चाहता, आए नहीं। तो मैं 1 सप्ताह और दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं इस साल में अच्छा काम हो जाए। 31 तारीख आखिरी दिन है, 31 में मैं दिल्ली में उपलब्ध रहूंगा। शाहजहां रोड पे सुबह के समय मौजूद लोग आ जाएं, जमीन का प्रस्ताव लेके मुझे दिखा दें कि जमीन ये है, इतना बड़ा टुकड़ा है, कुछ योजना लेके आए कि क्या बनवाना चाहते हैं, और सांसद निधि में जो भी आपको संसाधन चाहिए मैं दिलाऊंगा। एक शर्त है कि नंदगांव में यहाँ पुरानी परंपरा है मल्लविद्या की भी, और खिलाड़ी भी यहाँ होंगे जरूर। मेरी शर्त यह है कि आने वाले समय में मैं स्टेडियम जहाँ बनाऊं उसकी रखरखाव भी आप सब मिलकर करोगे, और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे पदक विजेता नंदगांव पैदा करेगा। मेरी शर्त स्वीकार हो तो मैं बनाने को तैयार। स्वीकार है सबको? धन्यवाद। तो ये कहते हुए मैं अब आ जाता हूं हमारे जो मेन मुद्दे हैं, खेती और किसानी। सब किसान हैं यहाँ, सब जानते हैं कि उनकी तकलीफें पिछले 9-10 वर्षों में कोई कम नहीं हुई, बढ़ी हैं। किसान के खर्चे बढ़े हैं, अगली पीढ़ियां खेती नहीं करना चाहती, जमीनें घट रही हैं, और घाटे का सौदा सबको लगता है कि खेती मेहनत बहुत है, नतीजा कुछ नहीं। बहुत लोग मजबूरी में करते हैं। इस सब के बीच अगर सरकार कोई सामाजिक सुरक्षा की योजना, अच्छी नीति चलाना चाहती है, उसका आसान तरीका है कि किसान को समर्थन दो। किसान को सीधा सहायता अगर सरकार देगी, उसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा, व्यापार को मिलेगा, गांव की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, और क्रय शक्ति बढ़ेगी। देश की ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जो उद्योग यहाँ इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, जो यहाँ अपना सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेचना चाहते हैं, उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन शायद चौधरी चरण सिंह जी के समय के बाद किसी भी सरकार ने उस बात को समझा नहीं। मोदी जी भी आए हैं, अब 2 टर्म उनको मिल गए, अब तीसरे टर्म की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जमीन पे कौन सी बात सच्ची साबित हुई? आज अब चुनाव हो रहे हैं,
मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने देखा उन्होंने एक नई शैली अपनाई, क्योंकि राजस्थान में हम साझेदार थे। मैंने देखा वहां जाके प्रचार किया, हम सीट जीते भी और लड़े भी, और वहां एक सरकार में भागीदारी हमारी थी। वहां की जो योजनाएं थी स्वास्थ्य के लिए, महंगाई से एक कवच प्रदान करने के लिए, वो बेहतरीन योजना है। लेकिन जनता का जनार्दन है, जनता का निर्णय है, सरकार बदल गई, इसमें कोई बात नहीं। वहां जाके जब मोदी जी और भाजपा का प्रचार था, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 10 साल में तो सारी वारंटी गारंटी सब फेल हो गई। 10 साल का भी तो हिसाब दो, कहां थी वो गारंटी? 2022 में हर किसान को गारंटी दी थी कि किसान की आय दुगनी हो जाए। इस भरी सभा में मैं पूछना चाहता हूं, कोई किसान क्या ये महसूस करता है कि उसकी आय दुगनी होगी? खर्चे का हिसाब लगा के कोई नहीं महसूस करता। जब उनसे पूछा जाता था कि आय दुगनी करने की योजना क्या है, घोषणा करने के बाद उन्होंने कहा वो हम स्टडी कराएंगे, कमेटी हमने बनाई। कमेटी ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी, प्रस्ताव दी। पहले साल तक मोदी जी कहते थे हम फसल बीमा योजना ला रहे हैं, उससे आय दुगनी हो जाए। फिर कहने लगे हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारी उर्वरक शक्ति है, जो उत्पाद शक्ति है, वो बढ़ेगी कि सही समय पे सही जो है खाद और बीज का प्रयोग होगा, उत्पाद बढ़ेगा, किसान की आय बढ़ जाएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड भी लोगों ने बनवा लिए। और फसल बीमा में तो कोई चॉइस थी नहीं, वो तो अनिवार्य था। केसीसी में कोई लोन ले रखा है तो उसकी बीमा की राशि कट के आ रही है। लेकिन जब किसी किसान का नुकसान होता है इस क्षेत्र में, इस इलाके में, मैं नहीं जानता, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या किसी के नुकसान की भरपाई किसी किसान की हो पाई है? उस समय के बाद ओले भी पड़े हैं, बेमौसम बरसात भी हुई है, नुकसान भी काफी हुआ है किसान। तो ये योजनाएं ठप रही, फेल रही। और सरकार की व्यापार की जो नीति है वो किसान के खिलाफ। क्यों? जब किसान को लगता है कि भाव में मूल्य अच्छा मिल सकता है और हमारी पैदावार ठीक है, तभी जो है सरकार फैसले लेती है कि बाहर से आयात होगा और निर्यात पे प्रतिबंध लगाए। धान के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। आलू के जैसे ही आए सरकार में, आलू पे उन्होंने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी। प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। और अभी आज के अखबार में छपा है कि बाहर से दलहन के लिए और खाद्यान्न तेल के जो आयात शुल्क होता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको घटाने का काम 2024 तक उसको एक्सटेंड कर दिया सरकार। तो सस्ती दरों पे बाहर से हम चीज लाएंगे, क्योंकि सरकार को भय है कि महंगाई ना हो जाए। जो गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता हैं, आप राशन की योजना चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लोकदल गरीब के हक के साथ, गरीब को न्यूनतम स्तर पे आपको जो मदद दे रही है सरकार, बहुत कम है, हम उसके साथ हैं। लेकिन महंगाई काबू में लानी है, इसकी मार किसानों को मत मारिए। ये बोझ किसान का नहीं है। किसान का जब घाटा होता है तो सरकार उसे पूछती नहीं, और जब फायदा होना होता है तो कहते नहीं महंगाई हो जाएगी, बाहर से मंगाओ। इसलिए समझ जाओ कि इनकी व्यापार नीति आपके खिलाफ है। सीधा सीधा लाभ दूसरे लोगों को पहुंचाने के लिए ये योजना बनाते हैं। 3 कृषि कानून लाए थे, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए थे, नंदगांव के किसी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए वे योजना नहीं थी। लेकिन इनका प्रचार बहुत तगड़ा है। मैं देख रहा था बैठा बैठा होर्डिंग पे तो मुस्कुराती हुई तस्वीर है दोनों की। मोदी जी तो, अब लक्ष्मी जी की नहीं कहूंगा मैं, मोदी जी भी मुस्कुराते रहते हैं। पेट्रोल पंप पे जाओगे वहां भी मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे डर लगता है कि शौचालय में जाओगे कहीं वहां ना लगी हो तस्वीर। जब राशन की बोरी पे तस्वीर लग रही है, कोई टीका लगा रहा है, कोविड का टीका के सर्टिफिकेट पे उनकी तस्वीर लग रही है, तो शौचालय में भी लग सकती है। यूरिया की बात बता रहे हैं। ये नैनो, इस देश में टाटा नैनो नहीं चल पाई थी, अब नैनो यूरिया चलाना चाह रहे हैं। नैनो यूरिया का मेरा अनुभव जितना मैंने किसानों से पूछा है, और कोपनहेगन के विश्वविद्यालय ने एक
पूरा रिपोर्ट निकाली है और वहां के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इफ्को ने जो नैनो यूरिया निकाला है और थोप रहे हैं किसानों पर, कह रहे हैं कि 45 किलो का एक कट्टा और आधी लीटर की एक बोतल यूरिया की बराबर नहीं है, ये वहां का अनुसंधान बता रहा है। और एक तोमर साहब है कृषि वैज्ञानिक जो हिसार के विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं और मेरठ में विराजमान है, उन्होंने भी अनुसंधान किया, उनकी भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा है। इस तरह के फैसले होते हैं। ये जो यूरिया छिड़कने से बात नहीं बने, नुकसान ना हो जाए किसानों को, लेकिन इन्हें आपके नुकसान की फिक्र नहीं, इन्हें को मामला मसौदा बेचना है कि देखो नया कर दिया, पहले कट्टा मिलता था अब बोतल मिल रही है, मोदी जी हैं तो मुमकिन, पार्लियामेंट नहीं बना दी, आपराधिक मामलों के विषयों को कानून जो थे 3 आईपीसी के वो बदल के न्याय संहिता लिया है, 70 साल में नहीं हुआ, अंग्रेजों का कानून बदल दिया साहब, कानून बदल दिया, मालूम है क्या परिणाम होंगे। एक नागरिक का हक था कि आप किसी थाने में जाके तहरीर देंगे, शिकायत करेंगे और आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, आपके पास ये विकल्प था एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो कोर्ट ऑर्डर देता। आपको मालूम है नए कानून का क्या प्रभाव होगा, उन्होंने हटा दी वो गाइडलाइन का उन्होंने पालन नहीं किया, उन्होंने कहा पहले पुलिस प्राथमिक जांच करेगी और उसके बाद एफआईआर लिखी जाएगी। सीधी बात है, कोई गरीब किसान, कोई गरीब महिला, कोई दलित वर्ग का व्यक्ति, कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति जब थाने में अपनी तहरीर लिखने जाएगा तो पुलिस उससे कुछ मांगेगी, मनमानी करेगी और वो भ्रष्टाचारी के आगे उसे झुकना पड़ेगा, तब भी शायद उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए। और फिर योगी दावा करेंगे देखो 2016 में इतने आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और अब इतने कम हो गए हैं। कम इसलिए हो रहे हैं कि तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही। तो ये चौधरी चरण सिंह जी का किस्सा याद है आपको कि जब वो थाने में गए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, किसान की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, वही समय ले आएंगे ये लोग। जो नियम था, जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट के केस एक जजमेंट के बाद ये स्थापित कानून था कि रिपोर्ट लिखने के लिए प्राथमिक इंक्वायरी की जरूरत नहीं, रिपोर्ट पहले लिखी जाए। तो इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बाकी गारंटी की तो मालूम नहीं, नौजवानों को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, पहले तो अग्निवीर से कोई खुश है क्या? अग्निवीर 4 साल, अब ये लोग मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, वहां पुजारी की पक्की नौकरी होगी लेकिन सैनिक को पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी 4 साल की है ट्रायल पीरियड, कॉन्ट्रैक्चुअल काम है ये। सेना को ठेके पे लिख रखे हैं, ठेके की नौकरी नहीं सैनिक की, बहुत खतरे की नौकरी है। और जज्बे के साथ गांव के लोग भावना के साथ आगे आना चाहते हैं और उनको दबाया गया। मोदी जी की गारंटी और 4 साल बाद बताओ, जब ये उसे रिटायर कर दिया किसी को, रिटायर्ड अग्निवीर जब गांव में लौटेंगे, पढ़ाई भी पूरी नहीं की, क्या इनकी शादी हो जाएगी? तो हमें अपने मुद्दों पे खड़े रहना चाहिए, ये हमारे मुद्दे हैं। आपको मालूम है कि लोकदल जहां होगा ईमानदारी होगी, ईमानदारी होगी, और चौधरी साहब की बात होगी, किसान की बात होगी, किसान मुख्यधारा में होगा, किसान अपने हक और अधिकार के लिए उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, 13 महीने सड़क पर बैठने की आवश्यकता नहीं। तो अपनी सरकारें बनाएं। मथुरा से हमेशा बड़ा परिवर्तन हुआ है, 2024 में मथुरा से परिवर्तन लाएं, जिस परिवर्तन की गूंज और असर और प्रभाव दिल्ली तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।